हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो ये वीडियो हमारा पार्ट 4 वीडियो है जो हम क्लास 9th का मैथ्स का फाइनल एग्जाम का पेपर सॉल्व कर रहे थे मॉर्निंग शिफ्ट का। तो उसी पेपर का ये पार्ट 4 वीडियो है। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 3 वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 36 तक करा दिया था। और क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये आपका सेक्शन ई का क्वेश्चन है। सेक्शन ई में केस स्टडी वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 तक करा दिया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 और 38 रह गया है, तो वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला गया है, प्रीतम ने रंग बिरंगे त्रिभुजाकार टुकड़ों से पतंग बनाई। पतंग को आकार देने के लिए पतली लकड़ी की छड़ों का प्रयोग किया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो ये आप देख सकते हो, ये हमें आकृति दिया गया है, यहाँ पर एक पतंग बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन दिया है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, त्रिभुजों की सर्वांग समता के कोई दो नियम लिखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश मीडियम में रीड कर लेना, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो हमारा ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो हमें कोई दो रूल्स यानी कि कोई दो नियम लिखने के लिए बोला गया है सर्वांग समता का। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये हमारा है फर्स्ट पार्ट। हमें कोई दो नियम बताने हैं, कोई दो रूल्स बताने हैं कॉन्ग्रुएंसी का यानी कि सर्वांग समता का। तो एक होता है हमारा साइड एंगल साइड यानी कि SAS नियम। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हो जाएगा एंगल साइड एंगल यानी कि ASA नियम। ठीक है, इसके अलावा तीसरा होता है हमारा साइड 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 यानी कि भुजा 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 वाला नियम। और एक और होता है हमारा चौथा राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड यानी कि RHS नियम। ठीक है, तो वैसे तो कोई दो लिखने के लिए बोला गया था, लेकिन मैंने आपको चारों बता दिए हैं ताकि क्योंकि आपको चारों ही अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि एंगल P 80 डिग्री है तो एंगल PAB ज्ञात कीजिए। तो हमें एंगल PAB ज्ञात करना है। और सबसे पहले हम फिगर को देखते हैं। देखो ये रही हमें आकृति, हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, कोण ये रहा PAB यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस कोण को कैसे हम इसका मान निकाल सकते हैं, ध्यान से समझना। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें ये जो हमारा त्रिभुज आपको दिख रहा है, त्रिभुज PAB जो आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, कर्सर को ध्यान से देखना। ये जो त्रिभुज मैं आपको बता रहा हूं त्रिभुज PAB, इस त्रिभुज को सिर्फ ध्यान से देखो। इसमें क्या है हमारा कि जो ये वाली भुजा है AP और जो ये वाली भुजा है BP, ये दोनों हमारी बराबर हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर देखो ऐसे निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये, और यहां पर भी निशान लगा है, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर हमें क्वेश्चन में पहले से ही दी हुई है। और वैसे भी आपको ये क्योंकि एक पतंग है तो पतंग की प्रॉपर्टी, पतंग का गुणधर्म आपको पता होना चाहिए कि ये जो दोनों साइड होती हैं वो बराबर होती हैं, ऐसे ही ये नीचे वाली जो दोनों साइड होती हैं वो भी बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए AP और BP ये दोनों बराबर होंगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज PAB है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसीलिए इसमें AP और BP बराबर है, तो इसीलिए इन दोनों भुजाओं के सम्मुख बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो इस वाली भुजा के सामने ये कोण बन रहा है हमारा, और इस भुजा के सामने ये कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि हमारी जो भुजा है AP ये किसके बराबर होगा, BP के। क्यों होगा ये मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, AP बराबर BP क्यों होगा, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसीलिए रीजन में लिखेंगे दिया है, इंग्लिश में आप लिखोगे गिवन। ठीक है, अब अगर दोनों हमारी भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख बनने वाले कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण PAB यानी कि ये वाला जो कोण है, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे कोण PAB, ये किसके बराबर होगा,
इस वाले कोण के, यानी कि कोण पी बी ए के। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कोण पी बी ए के बराबर होगा। अब इसका भी रीजन हमें लिखना पड़ेगा, तो इसका रीजन हम सामने यहां पर लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो यहां पर मैं लिख करके दिखा दूंगा कि बराबर, बाकी का नीचे लिख देते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रॉपर इसका कारण यानी कि रीजन भी लिख दिया। अब इसके अलावा यहां पर अगर हमारे दोनों कोण बराबर हो गए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि त्रिभुज PAB ये हमारा एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर एक ये वाला पूरा कोण है कोण P, एक ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हमारा हो जाएगा। तो यहां पर हम आगे लिखेंगे कि कोण P प्लस ये वाले कोण का क्या नाम है, कोण PAB, तो प्लस में कोण PAB और प्लस में हमारा क्या होगा, कोण इस वाले कोण का क्या नाम है, कोण PBA, तो कोण PBA इन सबके इक्वल में कितना डिग्री होगा हमारा, 180 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन लिखेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसे हम कोण योग गुणधर्म बोलते हैं। तो इसके आगे हम रीजन लिख देंगे कि कोण योग गुणधर्म। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसके बाद यहां पर सबसे पहले कोण P है, तो हमें क्वेश्चन में कोण P जो है वो 80 डिग्री दिया है, तो हम 80 डिग्री लिखेंगे एंगल P के जगह पर। फिर प्लस में हमारा है एंगल PAB, तो एंगल PAB जो है इसको हम एज इट इज लिखेंगे। प्लस में एंगल PBA है, तो यहां पर देखो एंगल PBA के इक्वल में एंगल PAB है, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल PAB लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब हमने ऐसा क्यों लिखा है, इसका रीजन भी हम देंगे। सबसे पहले इक्वल में 180 डिग्री है, इसको हमने लिख दिया। अब इसका रीजन हम दे देंगे क्योंकि हमारा जो कोण PAB है ये इक्वल है कोण PBA के। ठीक है, यहीं पर आप देख सकते हो, यहां पर हमारा इक्वल हमने दिखा रखा है। अब इसके बाद यहां पर ये जो 80 है इसको बराबर के इधर लेके जाएंगे, तो इधर हमारा कोण PAB प्लस कोण PAB बचा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोण PAB बराबर में ये जो 80 है हमारा, इस 80 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे बराबर के, तो 180 में से घट जाएगा, तो बराबर के इधर सिर्फ अब 100 बचेगा। अब इसके बाद आगे जब हम करेंगे तो आगे हमारा क्या आ जाएगा, ये जो 2 है ये बराबर के इधर जाएगा, तो इधर बचेगा सिर्फ कोण PAB। अब इस 2 को इधर ले जाने पर 2 से 100 में भाग हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 50 डिग्री, तो एंगल PAB हमारा 50 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में यहां पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन में एंगल PAB पूछा गया था और ये रहा हमारा एंगल PAB 50 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि एंगल PAQ सर्वांगसम है त्रिभुज PBQ के, यानी कि त्रिभुज PAQ और त्रिभुज PBQ को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो त्रिभुज PAQ सबसे पहले देखेंगे हमारा, तो त्रिभुज PAQ यानी कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज आप देख रहे हो, त्रिभुज PAQ ये वाला लेना है हमें, और त्रिभुज PBQ यानी कि PBQ ये वाला लेना है। इसको सबसे पहले थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, तब आपको क्लियर नजर आएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से 2 त्रिभुजों को हमें लेना है। एक तो हमारा ये वाला त्रिभुज है, ये जो आप देख रहे हो ये वाला त्रिभुज है, और दूसरा ये वाला त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम सर्वांगसम, सबसे पहले हम लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में जो हमें 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो एक तो हमारा है त्रिभुज PAQ, तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज PAQ, तथा दूसरा हमारा कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज PBQ।
तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी बी क्यू में। तो देखो त्रिभुज पी ए क्यू हमारा ये वाला है और त्रिभुज पी बी क्यू ये वाला है। तो दोनों ही त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम दिखाना है। इसके लिए हमें तीन चीजें बराबर दिखानी पड़ेगी। पहला क्या हो जाएगा हमारा कि जो ये AP है, ये वाला AP और ये जो हमारा BP है, ये दोनों हमारे बराबर होंगे, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए AP बराबर क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा, क्योंकि AP जो है वो हमारा त्रिभुज PAQ में आ रहा है, यानी कि इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, और जो ये BP है ये हमारा PBQ त्रिभुज यानी इस वाले त्रिभुज में आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक चीज दोनों ही त्रिभुज में बराबर दिखा दिया, यानी AP बराबर BP हमने दिखा दिया। इसका रीजन हम लिख देंगे कि ये हमें दिया है, यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे गिवन। ठीक है, इसके अलावा दूसरा चीज हमारा क्या बराबर होगा कि ये जो AQ है, इसको ध्यान से देखो, AQ और ये जो हमारा BQ है ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी कि ये हमें क्वेश्चन में और ये दोनों बराबर दे रखा है पहले से ही। तो इसीलिए AQ जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, BQ के। इसका भी रीजन सेम होगा, दिया है। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज क्या है कि ये जो साइड आप देख रहे हो जो कि बीच में है, ये वाली भुजा जिसका नाम है PQ, तो ये दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि PQ बराबर PQ, और इसका रीजन क्या होगा, PQ जो है वो हमारा दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है, इसीलिए ये एक कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो यहां पर हम लिख देंगे इसका रीजन, ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने तीन चीजें बराबर दिखा दिया दोनों ही त्रिभुजों में। क्या क्या बराबर दिखाया है, एक तो हमारा ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, यानी कि तीनों ही साइड है। तो इसीलिए S नियम इसमें हमारा लग रहा है। ठीक है, तो S से क्या होगा कि जो त्रिभुज PAQ है ये हमारा सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज PBQ के। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन हो गया थर्ड पार्ट का। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन में हमें यहाँ पर अथवा में भी दिया गया है, तो इसके बदले में आप ये वाला कर सकते हो। इसे भी मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें बोला है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PAC सर्वांगसम है त्रिभुज PBC के। तो इसमें हमें त्रिभुज PAC और PBC को सर्वांगसम सिद्ध करना है। देखो यहां पर भी हमें दिया है, इसी को ले लेते हैं हम ऊपर वाले को। इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब कौन कौन से त्रिभुज है, त्रिभुज PAC और PBC। यहां पर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन में ज्वाइंड है। ठीक है, तो ये हमने यहां पर कर दिया। अब PAC हमारा कौन सा त्रिभुज है, PAC यानी कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज आप देख रहे हो ये वाला है। ठीक है, और PBC हमारा ये जो छोटा वाला आप देख रहे हो ये है। ठीक है, यानी कि ये और ये, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है अथवा वाले क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे हम, इसके लिए सबसे पहले अपने सॉल्यूशन में जो हमें दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है उनको लिखेंगे। यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा त्रिभुज PAC तथा दूसरा हमारा है त्रिभुज PBC में। तो दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है, इसके लिए हमें तीन चीजें बराबर दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होगा कि दोनों ही त्रिभुज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो इसमें ये AP है ये वाली भुजा, और इस वाले त्रिभुज में ये वाली जो भुजा है जिसका नाम है BP, तो AP और BP हमारे बराबर होंगे। ठीक है, AP हमारा कौन सा है, AP ये वाली भुजा है, और BP कौन सी भुजा है, ये वाली। तो ये दोनों हमारे बराबर होंगे। तो इसीलिए यहां पर लिखेंगे हम कि AP बराबर BP होगा, और इसका रीजन हम लिखेंगे ये हमें दिया है, यानी कि गिवन। ठीक है, तो ये हमने एक चीज बराबर दिखा दिया। इसके अलावा दूसरा क्या होगा इसमें हमारा
कि जो ये PC है, ये जो आप देख रहे हो PC, ये दोनों ही त्रिभुज में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि PC बराबर क्या होगा, PC, इसका रीजन देंगे हम, ये कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ, तो इसका रीजन हो जाएगा उभयनिष्ठ। दो चीजें हो गई। अब तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि देखो इस वाले त्रिभुज में एंगल APC यानी कि ये इतना एंगल, और इस वाले त्रिभुज में हमारा जो एंगल BPC है यानी कि सिर्फ इतना, तो ये दोनों हमारे बराबर होंगे। अब क्यों बराबर होंगे, इसका रीजन ध्यान से सुनो। हमने अभी क्या किया था कि जो हमारा ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है यानी कि त्रिभुज PAQ, और ये वाला जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है यानी कि त्रिभुज PBQ, इनको हमने सर्वांगसम दिखाया था। तो आपको पता होगा CPCT के बारे में, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। CPCT के बारे में आपको पता होगा कि जब दो त्रिभुजों को हम सर्वांगसम दिखा देते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसीलिए ये जो इतना कोण है ये हमारा इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा इस वाले नियम से, यानी कि CPCT से। ठीक है, तो इसीलिए अब देखना हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा कोण है, कौन से कोण की बात कर रहा हूं, ये इतना और ये वाला इतना दोनों बराबर होंगे, यानी कि इसका क्या नाम हो जाएगा, एंगल, यानी कि कोण APC। तो एंगल APC किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के, यानी कि एंगल BPC के, BPC के बराबर। इसका रीजन देंगे CPCT से। ठीक है, तो यहां पर तीन चीजें हमने बराबर दिखा दिया। क्या क्या, यहां पर एक तो हमारा ये साइड है और ये एंगल है और ये साइड है, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि SAS नियम इसमें हमारा लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए SAS से क्या हो जाएगा कि जो त्रिभुज PAC है ये सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज PBC के। तो ये हो गया हमारा सर्वांगसम सिद्ध। ठीक है, PAC और PBC को हमने सर्वांगसम कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो ये तो हमारा 37 नंबर का जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया, सारे क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। इसमें बोला है कि यहाँ पर ये हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है कि इसको आप पढ़ लेना, ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया है और यहाँ पर ये हमें एक ग्राफ भी दिया गया है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका हमारा ये रहा, बोला है कि बिंदु C के निर्देशांक लिखिए, यानी कि इसमें ये रहा हमारा बिंदु C, इसका हमें कोऑर्डिनेट्स लिखना है, इसका निर्देशांक हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। तो किसी भी पॉइंट का निर्देशांक कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वो पॉइंट x एक्सिस पर कितने पर है। तो x एक्सिस पर देखो ये जो पॉइंट है हमारा C, ये इस 7 पर है। तो इसीलिए जो बिंदु C है, पॉइंट C, इसमें इसका कोऑर्डिनेट में जो x की वैल्यू हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे ये पॉइंट y एक्सिस पर कितने पर है। तो ये देखो y एक्सिस पर 2 के बिल्कुल सामने है, यहां पर आप देख सकते हो 2 के बिल्कुल सामने है। तो इसीलिए 7, 2 ये हो जाएगा बिंदु C का निर्देशांक, यानी C पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड में बोला है कि बिंदु A की बिंदु B से दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा बिंदु A कहाँ है। बिंदु ये रहा हमारा, बिंदु A ये है और बिंदु B ये रहा। तो बिंदु A से बिंदु B की दूरी हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे बता सकते हैं, इसके लिए हम देखेंगे बिंदु A हमारा यहां पर है, तो y एक्सिस पर 1 पर है हमारा बिंदु A, और बिंदु B जो है वो y एक्सिस पर देखो 5 पर है। तो 1 से चलेंगे, 1 से यहां पर 2 तक 1 हो गया, फिर 2, 3, 4, यानी कि 4 यूनिट की दूरी है बिंदु A से बिंदु B तक। ठीक है, तो इसीलिए हमारा 4 हो जाएगा। और यहां पर देखो पैमाना में बोला गया है कि 1 इकाई 4, 1 इकाई जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है। तो इसीलिए यहां पर 4 इकाई की दूरी है, तो इसीलिए 4
किलोमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में बोला गया है कि बिंदु डी के निर्देशांक लिखिए तथा एक्स अक्ष के समक्ष दर्पण प्रतिबिंब के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको आप इंग्लिश मीडियम में देखो, इस क्वेश्चन को बोला गया है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसमें बिंदु डी का निर्देशांक बोला है लिखने को, ये रहा बिंदु डी का निर्देशांक लिखो। तो देखो बिंदु डी का निर्देशांक कैसे लिखेंगे, बिंदु डी कहां पर है, ये रहा हमारा। ठीक है, तो बिंदु डी एक्स एक्सिस पर कितने पर है, ये देखो 7 पर है, तो इसीलिए 7, और वाई एक्सिस पर कितने पर है, ये देखो वाई एक्सिस पर 1 के जस्ट सामने है, तो इसीलिए 1 हो जाएगा। यानी कि डी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो 7 और 1 है। ठीक है, तो ये तो हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आगे इसी में हमें बोला गया है कि एक्स अक्ष के समक्ष दर्पण प्रतिबिंब के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये बिंदु डी है ना, इसका हमें एक्स अक्ष के समक्ष दर्पण प्रतिबिंब का निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी कि दर्पण में जब हम देखेंगे इस डी पॉइंट को, तो इसका निर्देशांक हमें क्या दिखेगा, एक्स अक्ष के समक्ष बताना है। तो देखो बिल्कुल इजी है, क्या होगा इसमें हमारा कि जो ये डी पॉइंट यहां पर है ना, ये यहां पर आ जाएगा अब। यानी कि y एक्सिस से ये जो डी पॉइंट है वो y एक्सिस पर कितने पर है, 1 पर है। तो ऐसे ही जब इस x के नीचे, यानी कि यहां पर ये जो y एक्स से नेगेटिव जो है यानी कि नीचे वाला, इसमें भी 1 यूनिट की दूरी पर ही आएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा। अब इसमें ये जो डी पॉइंट है वो मिरर में, यानी कि इसका मिरर जो दर्पण प्रतिबिंब है उसका निर्देशांक ये हो जाएगा हमारा। तो इसमें x की वैल्यू तो यही है, 7 ही रहेगी क्योंकि 7 के सामने है, लेकिन y की वैल्यू जो है वो अब देखो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा इसका जो दर्पण प्रतिबिंब का निर्देशांक हो जाएगा वो 7 और -1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका और यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है बिंदु डी की दूरी बिंदु ए तथा y अक्ष से ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमारा बिंदु डी है इसकी दूरी सबसे पहले ए से पूछा है, तो ए से देखो कितनी दूरी पर है, ए हमारा ये रहा, तो यहां तक हो जाएगा 1 यूनिट, यहां तक 2, ये 3 और ये 4, यानी कि 4 यूनिट की दूरी पर है। तो इसीलिए 4 और 1 इकाई यानी 1 यूनिट के बराबर 1 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। इसके बाद y अक्ष से दूरी भी पूछा गया है, तो y अक्ष हमारा ये वाला है, ये जो आप देख रहे हो लाइन, तो इस y अक्ष से देखेंगे कि d कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 7 यूनिट की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर जो क्वेश्चन नंबर 38 है उसका भी कंप्लीट। तो इसी के साथ जो हमारा ये पेपर है इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, लेकिन जो हमारा सेक्शन डी है, सेक्शन डी अभी रह गया है, तो वो अभी रह गया है, उसका हो सकेगा तो अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको करा दूंगा, लेकिन बाकी सारा पूरा ये पेपर कंप्लीट करा दिया है मैंने। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।